आइए चले मोशन चैप्टर में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज देखते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट है वो कुछ न कुछ डिस्टेंस चल के गया है। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट? क्या इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है? अरे हाँ बिल्कुल, हमने मोशन चैप्टर में ये किया तो था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बच्चों दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। तो उस क्वेश्चन का आंसर हमारा होना चाहिए यस। एन ऑब्जेक्ट कैन हैव, एन ऑब्जेक्ट कैन हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट। एक ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, ठीक है, इवन इफ, तब भी हो सकती है जब इट हैज कवर्ड सम डिस्टेंस। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया इस पार्ट का आंसर। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, हमने कह दिया यस। इसी क्वेश्चन का अगला पार्ट क्या है, इफ यस। अगर आपका जवाब हाँ है तो सपोर्ट योर आंसर, आपको अपने आंसर को सपोर्ट करना है विद एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के द्वारा। तो वो एग्जाम्पल क्या होगा बच्चों, एग्जाम्पल देते हैं। तो एग्जाम्पल आपने लेना है बच्चों सर्कल का। ठीक है, अब सर्कल में कोई भी चीज़ चलती हुई आप बता सकते हो। ठीक है, मान लीजिए ये कोई सर्कुलर ट्रैक ही है जिसके ऊपर कोई एथलीट जो है वो भाग रहा है। ठीक है, ये कोई सर्कुलर ट्रैक है, ये इसका सेंटर है O और इसकी रेडियस है बच्चों R। ठीक है, तो कोई एथलीट अगर मान लीजिए यहाँ P पॉइंट से दौड़ना शुरू करता है और एक राउंड पूरा करने के बाद वापस P पर आ जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, जीरो, यानी जहाँ चले थे वहीं पहुँच गए। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होगी, डिस्टेंस ये पूरी लेंथ होगी जिसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल देते हैं हमारे आंसर को सपोर्ट करने के लिए। तो हम लिखेंगे एग्जाम्पल क्या है, तो एग्जाम्पल हम कहेंगे एन एथलीट रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। सर्कल की शेप का ये ट्रैक है, ठीक है, ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर, ये हमारा एग्जाम्पल होगा। तो इस केस में अगर आप डिस्टेंस देखेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे तो बच्चों क्या होगी, मैं आपको बता चुका हूं। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस। ठीक है, तो 2 पाई आर। और अगर आप डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे कि उस एथलीट की क्या है, तो इनिशियल पॉइंट जो उसका था, फाइनल पॉइंट भी उसका वही है, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। सो दिस इज योर आंसर। पहले पार्ट का आंसर हमारा हो गया यस, और फिर इसने कहा था कि अपने आंसर को हमने क्या करना था, सपोर्ट करना था एग्जाम्पल से। तो हमारा एग्जाम्पल हो गया एथलीट जो सर्कुलर ट्रैक पर रन कर रहा है जिसकी रेडियस आर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि एक किसान है, अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड। एक स्क्वायर फील्ड है, उसका स्क्वायर शेप का उसका खेत है, मैदान कह सकते हो, फील्ड है, जिसकी साइड है 10 मीटर। ठीक है, और अ फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड्स। तो 40 सेकेंड में ये स्क्वायर शेप का फील्ड है उसका ABCD, इसका एक राउंड वो पूरा कर लेता है ना। पहली बात ये समझिए, अगर वो A पर है, यानी अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो वो एक राउंड जैसे देखिए यहाँ से यहाँ चला, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ आया, तो एक राउंड वो पूरा कर लेता है 40 सेकेंड्स में, है ना। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये तो हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गई कि ABCD स्क्वायर शेप का फील्ड है जिसकी हर साइड 10 मीटर है और 40 सेकेंड में कोई किसान इसका एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, इसकी बाउंड्री का। क्वेश्चन ये है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट और 20 सेकेंड
फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन, उसकी शुरुआत वाली पोजीशन से 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये हमने निकालना है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए कि टोटल टाइम जो हमें गिवन है वो कितना है। तो देखिए टोटल टाइम गिवन जो हमें है वो गिवन है 2 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। ठीक है, तो क्यों ना हम इसके भी सेकंड ही बना लेते हैं बच्चों। तो ध्यान से देखिए 2 मिनट में कितने सेकंड होती हैं, 1 मिनट में 60 होती है ना, 60, तो 2 मिनट में हो गई आपकी 120 और प्लस 20 सेकंड आपकी ये हैं, तो टोटल टाइम आपके पास हो गया बच्चों 140 सेकंड्स। नाउ द क्वेश्चन इज कि 40 सेकंड में यहां लिखेंगे राउंड कंप्लीटेड इन 40 सेकेंड्स। 40 सेकेंड में वो कितने राउंड कंप्लीट करता था बच्चों बताइए, एक। तो 140 सेकेंड में राउंड कंप्लीटेड इन 140 सेकेंड्स कितना हो जाएगा, तो 1 सेकेंड में हो जाएगा 1/40 और 140 में निकालेंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 140। तो ध्यान से देखिएगा 0 से 0, 2 से करेंगे तो 2 2 जा 4, 2 7 जा, तो 7 का हाफ करेंगे तो 3.5 है ना, ये चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो बात समझिए 140 सेकंड में ये जो फार्मर है ये इस फील्ड के 3.5 राउंड कंप्लीट करेगा, 3.5। ठीक है, अब 3.5 का मतलब क्या है ये देखते हैं। 3.5 का मतलब ये हुआ बच्चों कि वो स्टार्टिंग उसने ए से की, यहाँ से गया, 1 राउंड होने के बाद वापस ए पे आया, 2 राउंड होने के बाद वापस ए पे आया, 3 राउंड होने के बाद वापस ए पे आया, लेकिन अब की बार हाफ राउंड होगा। तो हाफ राउंड कहाँ तक होगा बच्चों, हाफ राउंड कहाँ तक होगा बोलो, अगर पूरा होगा तो वापस ए तक होगा, लेकिन हाफ होगा तो ये यहाँ तक होगा, सी तक। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर आप 3.5 राउंड के बाद उस फार्मर की फाइनल पोजीशन देखेंगे तो सी है, इनिशियल है ए, और इनिशियल और फाइनल के बीच की जो डिस्टेंस होती है बच्चों उसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो आर यू गेटिंग इट, आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट। तो हमने निकालना है बेसिकली ए सी। ठीक है, तो ए सी कैसे निकलेगा, अब देखिए ये राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी में ए सी अगर देखेंगे सो दिस इज हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट जो हमने निकालना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स, 140 सेकेंड्स। ठीक है, सो दिस इज ए सी। अब देखिए हाइपोटेन्यूज हमारा किसके इक्वल होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चों, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, मतलब ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और इस पूरे का लेंगे स्क्वायर रूट। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई है। अब ए बी हमारी कितनी थी 10 मीटर, ये भी कितना है 10 मीटर, क्योंकि स्क्वायर की हर साइड कितने मीटर गिवन है 10 मीटर। तो ए बी की जगह अगर आप 10 रखेंगे तो ये होगा 10 स्क्वायर प्लस बी सी भी 10 है, 10 स्क्वायर और पूरे का हो जाएगा स्क्वायर रूट। 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 100। ठीक है, तो टोटल ये हो गया बच्चों 200, राइट, 200 हो गया। 200 को आप क्या लिख सकते हैं, 200 को हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाइड बाई 2। 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, ये तो बाहर आ जाएगा और रूट में बच जाएगा 2, तो 10√2 ये वैल्यू आपकी ए सी की है, इतने मीटर, राइट, इतने मीटर। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा 10√2 मीटर, और √2 की वैल्यू हमें 1.414 अप्रोक्सीमेटली गिवन होती है। तो 10 × 1.414 अगर आप रखेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये आ जाएगा 14.14 मीटर अप्रोक्सीमेटली। दिस विल बी आवर आंसर। ये डिस्प्लेसमेंट होगी उसकी 140 सेकंड के बाद, यानी 2 मिनट और 20 सेकंड के बाद। आई होप इट्स क्लियर। अब आता है एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। 2 स्टेटमेंट आपको गिवन है, फर्स्ट स्टेटमेंट है ए, सेकंड स्टेटमेंट है बी, और ये कहता है इनमें से कौन से वाली ट्रू है, किसके लिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट के लिए। आइए देखते हैं।
फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कहता है इट कैन नॉट बी जीरो, मतलब डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी जीरो। अरे बच्चों, हमने अपने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट को जीरो दिखाया था। तो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी जीरो। जीरो हो सकती है, मजाक चल रहा है क्या? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, हो सकती है। तो इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ये स्टेटमेंट बिल्कुल भी सच नहीं है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे बच्चों। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, किसकी? डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, मतलब डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकती है, बड़ी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती। मैंने आपको बताया था बच्चों डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जब हमने स्टडी किया था तो उस टाइम बताया था डिस्प्लेसमेंट जो होती है बच्चों वो होती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, छोटे से छोटी डिस्टेंस होती है जो कोई ऑब्जेक्ट कवर करता है ना। तो कभी भी डिस्प्लेसमेंट जो है उसकी वैल्यू डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो आप लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, magnitude of displacement can never be greater than distance, है ना। डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। ऊपर वाली भी ट्रू नहीं थी और ये भी डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है, ये भी ट्रू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। तो ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो बड़े आसानी से हम इनकी डेफिनेशन के हिसाब से ही लिख सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट डाल के हम लिखेंगे कि स्पीड ऑफ ए बॉडी इज क्या होती है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन ए गिवन टाइम। ठीक है, किसी भी गिवन टाइम में कोई बॉडी जितनी डिस्टेंस चल के जाती है वो उसकी स्पीड होती है। वेलोसिटी में भी फर्स्ट पॉइंट डाल के हम यही लिखेंगे, वेलोसिटी भी यही होती है कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, किसी भी वस्तु की वेलोसिटी इज द डिस्टेंस covered by it per unit time। ठीक है, कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस चली। लेकिन एक डिफरेंस है, अभी इसकी डेफिनेशन कंप्लीट नहीं हुई। इन ए गिवन डायरेक्शन, इन ए गिवन डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन। ठीक है, किसी भी दी गई डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी में इंपॉर्टेंट है ये वर्ड डायरेक्शन, जो किस में नहीं आता? स्पीड वाली डेफिनेशन में नहीं आता। सेकंड पॉइंट आप बढ़ा के ये लिख सकते हो कि इन स्पीड के अंदर डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड। डायरेक्शन जो है वो स्पेसिफाई नहीं होती, डायरेक्शन इज नॉट स्पेसिफाइड, है ना। और इसमें हम ये लिख देंगे कि इन वेलोसिटी डायरेक्शन जो मोशन की है, डायरेक्शन
इज स्पेसिफाइड, वो बताई जाती है, स्पेसिफाई की होती है। बिना डायरेक्शन के आप वेलोसिटी नहीं निकाल सकते, स्पीड निकाल सकते हो। और थर्ड पॉइंट बच्चों ये है, हमने बताया था जो कि बेसिक बात थी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो डिफरेंस होता था वही स्पीड और वेलोसिटी में है, कि स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती हैं जिसमें केवल और केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होती। और वेलोसिटी हमारी क्या है, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी होती हैं, वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हैं स्पीड और वेलोसिटी के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपना ये है कि अंडर व्हाट कंडीशंस, किन परिस्थितियों में, ठीक है, मैग्नीट्यूड जो एवरेज वेलोसिटी का है, एवरेज वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो इसकी एवरेज स्पीड के इक्वल हो जाएगा, है ना। देखिए मैंने कहा था स्पीड और वेलोसिटी में जो बड़ा डिफरेंस है वो है बच्चों डायरेक्शन का। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन चेंज ना करे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे सीधा चलता रहे, तो उस ऑब्जेक्ट की जो एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज स्पीड ही होगी, है ना, क्योंकि डायरेक्शन तो चेंज हुई नहीं। इसलिए आंसर में हम लिख सकते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट moves along a straight line, जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चले तो क्या होगा, तो इट्स एवरेज वेलोसिटी will be equal to its average speed, है ना, एवरेज स्पीड के इक्वल हो जाएगी उसकी वेलोसिटी, ठीक है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में चले। बस इतना सा क्वेश्चन था हमारा। इसी से जुड़ा हुआ हमारा अगला क्वेश्चन है, What does the odometer of an automobile, ऑटोमोबाइल गाड़ी होती है, मेज़र मतलब नापता है। देखिए बच्चों इस वर्ड को ध्यान से देखिए, ओडोमीटर जो होता है किसी भी गाड़ी में वो डिस्टेंस नापता है, ठीक है। तो हम कहेंगे इट मेजर्स, यह नापता है क्या, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दी ऑटोमोबाइल, है ना। इसी से जुड़ी हुई एक बात मैं आपको और भी बता देता हूँ, ठीक है। एक होता है ओडोमीटर, एक होता है स्पीडोमीटर। तो जो बच्चों स्पीडोमीटर होता है वो नापता है स्पीड। आपने देखा होगा गाड़ियों में ऐसे एक सुई होती है, निडल होती है, और वो ऐसे इधर और कभी इधर, जब स्पीड स्लो होती है तो लेफ्ट में आती है, और जब स्पीड बढ़ा देते हो आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की अपनी, तो वो राइट में जाती है, वो स्पीडोमीटर होता है। और ओडोमीटर कुछ ऐसा होता है, ऐसा, जिसमें 2 व्हीलर में आपने देखा होगा जैसे रीडिंग आती हैं ऐसे, तो ऐसे नंबर लिखे हुए आते हैं, तो वो आपको डिस्टेंस बताता है कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दी ऑटोमोबाइल, वो बताता है ओडोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारा है, ठीक है, 7th क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो उसका जो पाथ है, उसका जो रास्ता है, वो कैसा दिखाई देगा, है ना, लुक लाइक, किस मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में। तो सबसे पहले आपको बच्चों पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। हमने कहा था जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में आपको ध्यान रखना जो है वो ये रखना है कि इन यूनिफॉर्म मोशन में एक फैक्टर जो कांस्टेंट रहता है वो है स्पीड। द स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट,
स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है, बट द डायरेक्शन में चेंज, लेकिन जो डायरेक्शन होती है मोशन की वो बदल सकती है। अब ये डायरेक्शन वाला जो पॉइंट है ये आपको ये बात बताने में बड़ा मददगार होगा, हेल्पफुल होगा कि जो पाथ होगा ऑब्जेक्ट का वो कैसा होगा, वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे। देखो स्पीड तो कांस्टेंट रहती ही है, इट मींस द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी, क्या क्या हो सकता है। देखिए अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो ये स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो कोई भी कर्व हो सकती है, ऐसा हो सकती है, वैसा हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है कि जो ऑब्जेक्ट जहाँ से चला था घूम फिर के वहीं आ जाए, सर्कुलर भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है आगे जाके कोई पीछे आए फिर आगे चला जाए, है ना। तो ये वाला स्ट्रेट लाइन है, ये कर्व्ड है, ये सर्कुलर है, ये जिगजैग है। तो जो पाथ है ऑब्जेक्ट का इट कैन बी ए स्ट्रेट लाइन, अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हुई तो स्ट्रेट लाइन होगा, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी स्टडी किया था। पीछे क्वेश्चन में अ कर्व्ड लाइन, अ सर्कल और अ जिगजैग, ठीक है, पाथ, जिगजैग पाथ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे ही है ना। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया है। चलिए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट के दौरान एक सिग्नल कहाँ से, एक स्पेस शिप से, है ना, किसी अंतरिक्ष यान से रीच्ड, पहुँचा द ग्राउंड स्टेशन इन 5 मिनट्स, 5 मिनट लगे। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, कितना टाइम लगा, 5 मिनट लगे ग्राउंड स्टेशन तक स्पेसशिप से सिग्नल को पहुंचने में। ये कहता है व्हाट वाज द डिस्टेंस ऑफ स्पेसशिप फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन। हमें डिस्टेंस निकालनी है बच्चों, टाइम गिवन है, डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है, कि स्पेसशिप जो है वो ग्राउंड स्टेशन से कितना दूर है। द सिग्नल ट्रेवल्ड, अब हमें सिग्नल की स्पीड पता होनी चाहिए। द सिग्नल ट्रेवल्ड एट द स्पीड ऑफ लाइट, वो कहता है लाइट की स्पीड से सिग्नल जो है वो ग्राउंड स्टेशन तक पहुंच रहा है। और लाइट की स्पीड बच्चों आपको पता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे, 3 फैक्टर हैं, ध्यान रखिए, टाइम है, डिस्टेंस है, स्पीड है। स्पीड और टाइम गिवन है, हमने डिस्टेंस निकालनी है। तो पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए, हमने स्पीड का फॉर्मूला किया हुआ है कि जब हम स्पीड निकालते हैं किसी ऑब्जेक्ट की तो हम सबसे पहले चेक करते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और उसको डिवाइड करते हैं टाइम टेकन से। ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, तीनों के बीच में जो रिलेशन को बताता है ना, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। तो यहाँ से अगर आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना चाहते हैं तो मैं यहाँ अगर डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालूँ तो बताइए किसके इक्वल होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर आप निकालेंगे ये किसके इक्वल हो जाएगा, टाइम टेकन मल्टीप्लाई में चला जाएगा स्पीड के। तो हम कहेंगे स्पीड मल्टीप्लाइड बाई टाइम टेकन, ठीक है। ये फॉर्मूला होगा अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है कि कितना दूर चल के वो सिग्नल आ रहा है, स्पेसशिप की जो डिस्टेंस है वो कहाँ है, ग्राउंड स्टेशन से। तो बच्चों स्पीड हमें गिवन है ये वाली स्पीड ऑफ लाइट, तो यहाँ लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो टाइम भी आपका किस में होना चाहिए बच्चों, सेकंड में। टाइम दे रखा है आपको 5 मिनट्स, तो मिनट के आप सेकंड बनाएंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, है ना, 300 सेकंड बनेंगी। तो देखिए बच्चों यहाँ से चेक करते हैं, 60 और 5 की मल्टीप्लिकेशन हो गई आपकी 300, यहाँ 10 की पावर 8 है और यहाँ 3 है। तो 3 और 300 की अगर आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इट विल बी 900 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर। और इस 900 को हम 9 मल्टीप्लाइड बाई 100 लिख सकते हैं इंटू 10⁸ देखिए बच्चों
जो ये 100 है ये एक्चुअल में 10 की कितनी बार मल्टीप्लिकेशन है, 2 टाइम्स। तो इस 100 को हम 10 की पावर 2 लिख देते हैं और इनटू में 10 की पावर 8 है। तो टोटल देखिए 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 की टोटल पावर कितनी हो गई। ठीक है, आपने 8th क्लास में मैथ में स्टडी किया होगा, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। 8 और 2 कितना हो गया 10। तो इतने मीटर जो है ये डिस्टेंस होगी जितनी दूर चल के वो सिग्नल आया है। तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द स्पेस शिप, डिस्टेंस ऑफ द स्पेस शिप कहाँ से, फ्रॉम ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड से ये 9 इंटू 10 रेज टू दी पावर 10 हो जाएगी। एक बार अच्छे से देख लीजिए, शायद नीचे का नहीं दिखा होगा, ये देखिए। ठीक है, तो ये बच्चों नोट कर लीजिए, ये बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन है।